Okay, good evening, everybody. Welcome back to the session. Once again, we are practicing PYQs और ये जो एग्जाम पेपर है ये है आपका CSL का, ठीक है। कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जिसका इंग्लिश पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। एज यूजुअल देयर आर 25 क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे देयर आर टू टू क्वेश्चन 76 एंड 77। क्या पूछ रहे हैं ये लोग? fill in the blanks with correct alternative. So यहाँ पे we have to choose the correct alternative out of the given four options. चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। A careful dash of the premises revealed some useful clues. Careful, क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑटोप्सी, इनकार्सरेशन, इंसिनरेशन एंड एग्जामिनेशन। डेफिनेटली ऑटोप्सी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ये जो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस का मतलब होता है कोई भी एक एरिया सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल्स। सो दे आर टॉकिंग अबाउट केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा जो जवाब है, जो ऑप्शन है, द आंसर इज एग्जामिनेशन। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। चलिए बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्लीज्ड विद द डेज ऑफ द नॉवेल, द राइटर अबेंडन द आइडिया ऑफ अ फिल्म टू बी मेड ऑन हिज राइटिंग्स। तो मतलब जो ही वॉज नॉट हैप्पी विथ समथिंग, किससे हैप्पी नहीं था वो? ट्रांसफर ऑफ द नॉवेल, रिसर्जेंस ऑफ द नॉवेल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द नॉवेल और एडेप्टेशन। तो ट्रांसफर तो नहीं होगा, है ना। रिसर्जेंस नहीं होगा, वर्ड कम्स फ्रॉम रिसर्जेंसी, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ट्रांसफ्यूजन भी नहीं है, द आंसर इज एडेप्टेशन। जो एडेप्टेशन था उसके आइडिया से, नॉवेल के एडेप्टेशन के आइडिया से वो हैप्पी नहीं था। ही वॉज डिसप्लीज्ड विद द adaptation of the novel. That's why he decided to abandon the idea of making a film on his writing. चलिए ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें चार ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे हमें बताना है द मोस्ट नियरेस्ट, यानी कि सिनोनिम बताना है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। इसकी PDF भी मैंने आपको शेयर किए हैं और क्लास में हमने ये सब सॉल्व भी किए हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 78 जो है उसमें द वर्ड इज वेनरेट। वेनरेट इज रिलेटेड टू सो रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है। सिनोनिम जाना है, सिमिलर वर्ड चाहिए। अब्यूज, एक्यूज नहीं हो सकते, डिफेम भी नहीं हो सकते। द वर्ड इज रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर ऑपोजिट पूछते तो शायद हम लोग डिफेम कर सकते थे, बट यहाँ पे वी हैव टू गो फॉर द सिमिलियर वन। सो द राइट आंसर वुड बी रिस्पेक्ट टू द वर्ड वेनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th। लेदल या लेथल। लेथल इज डेडली एक्चुअली, समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ब्लड सेड, लॉट ऑफ वॉयलेंस, ठीक है। समथिंग दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। सो डेफिनेटली अनलॉफुल, स्लगिश और स्मूथ ये आंसर नहीं होंगे। डेडली इसका आंसर इजी था, हमें भी आपको भी पता चल रहा होगा। डेडली, डेडली इज लेदल। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, टू लेसन, कम करना, है ना। तो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कम करना? देखें तो अबॉलिश, डिक्लेयर, रिजेक्ट एंड डिक्रीज। तो डिक्लेयर तो नहीं हो सकता, एबॉलिश भी नहीं हो सकता। डिक्लेयर का मतलब आपको पता है, टू अनाउंस समथिंग। अबॉलिश मीन्स टू, आई थिंक, टू किसी चीज को खत्म कर देना।
नष्ट कर देना, रिजेक्ट भी नहीं होगा, डिक्रीज इज द राइट आंसर। अबेट मतलब कम करना, डिक्रीज का मतलब भी होता है कम करना, सो यस, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा ए है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चूज द अपोजिट वर्ड, नाउ वी हैव टू गो फॉर द एंटोनिम्स। अभी हमने सिनोनिम्स किए थे, नाउ वी हैव टू गो फॉर द एंटोनिम्स, द एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज इंडोलेंट। इंडोलेंट, सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता रखिए आप। इंडोलेंट इज होता है लेजी। सो लेजी का अपोजिट ब्रिलियंट तो नहीं होगा, है ना। ब्रिलियंट तो मे बी समबडी हुज नोवाइस एमेच्योर, उसका मीनिंग हो सकता है, या कोई फूल है उसका मतलब हो सकता है ब्रिलियंट, उसका अपोजिट हो सकता है। ये भी नहीं होंगे। मेलेवोलेंट एंड सॉल्वेंट भी नहीं होंगे। डिलीजेंट का मतलब एक्चुअल में होता है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट इज हार्ड वर्किंग, सो ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेलाइस। मेलाइस का मतलब होता है किसी को, मतलब टू मेक समथिंग और समवन डर्टी। सो बाय दैट मीन वी कैन अंडरस्टैंड टू एक्चुअली डिफेम द रेपुटेशन ऑफ समबडी, है ना। गंदा करना मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब करना। सो मेलाइस, एक्सटेसी जो होता है दैट इज हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस कैन नॉट बी द आंसर। गुडविल, आपकी रेपुटेशन, हैप्पीनेस भी नहीं होगा। ऑनर इज द राइट आंसर। मेलाइस मीन्स टू डिफेम, ऑनर मीन्स टू रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वी हैव 83 एंड 84। डायरेक्शंस क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो वी हैव टू गो फॉर द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस। सो एक्वेंटेंस में ACQUA, ये होना जरूरी है। QUAI, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे भी आई नहीं है, हटाइए इन दोनों को, बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। देन वी हैव, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, बट द करेक्ट वर्ड हैज ए, नॉट ई। सो एक्वेंटेंस जो है, इसका सही जो स्पेल्ट वर्ड है वो है ऑप्शन सी, ACQUANTANC, एक्वेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओकेजनल। सो ओकेजनल में ओकेजियोल तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। डबल सी डबल एस है, ये ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज डबल सी और डबल एस नहीं होता है, कोई एक डबल होता है, या तो सी या एस। ठीक है। यहाँ पे कोई भी डबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं होगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ओकेजनल में डबल सी और डबल एस दोनों डबल नहीं हो सकते, और कोई भी डबल ना हो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ओकेजनल में एन आना चाहिए, जो कि थर्ड ऑप्शन में नहीं है, आई मीन डी ऑप्शन में नहीं है। सो डेफिनेटली वी आर लेफ्ट विद द बी ऑप्शन, जो कि सही जवाब है। सो ओकेजनल में वी हैव डबल सी। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है, बिकॉज समटाइम्स हमें लगता है कि डबल एस होगा, बट वो होता नहीं है, है ना। इट इज डबल सी। सो 83 का आपका हो गया सी, और 84 का बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सो दिस इज अर्जुना बैच 2। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द APSSB एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Choose the alternative which best expresses the meaning of the underlying idioms. We have to find out the meaning of idioms. Left no stone unturned. एक idiom होता है to leave no stone unturned। ठीक है। The detective left no stone unturned to trace the culprit, मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना, कोई भी कमी ना छोड़ना। So took no pains नहीं होगा, did very irrelevant things नहीं होगा, रिस्टोर्ड टू इलेजिटिमेट ये भी नहीं होगा, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स जो भी पॉसिबल था वो सब किया,
टू ट्रेस द कल्प्रेट, ठीक है, टू ट्रेस द कल्प्रेट। सो टी टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट जो है दैट इज द इंस्पेक्टर वॉज कॉट रेड हैंडेड। टू कैच समबडी रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, मीन्स कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, ठीक है, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द गिवन सेंटेंस। अच्छा ये आपका वन वर्ड है, यहाँ पे हमको वी हैव टू चूज वन वर्ड। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस। मेडिसिन की कौन सी ब्रांच दैट इज कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन एंड इलनेस एंड देयर इलनेस, मतलब जो बच्चों से रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग जो ब्रांच होती है मेडिसिन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी तो ये ग्रामेटिकल टर्म है, ये आंसर नहीं है। कार्डियोलॉजी इज द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, ये भी नहीं है। ऑस्टियोपैथी भी नहीं है। पीडियाट्रिशियन सुना होगा आपने, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, वी कॉल देम पीडियाट्रिशियन। सो पीडियाट्रिक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Now, the next question is, a public institution for the care and protection of children without parents is called the place where the children without parents are kept and taken care of। तो वो ऑर्फेनेज होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फेनेज होता है। एकेडमी नहीं होगा, कंजर्वेटरी कोई भी एक जगह होती है जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को, मे बी प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है। एसाइलम नहीं होगा, एसाइलम हम लोग सीख करते हैं इन अनदर कंट्री व्हेन वी हैव लाइफ थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स इन आवर ओन कंट्री, सो एसाइलम नहीं होगा। ऑर्फनेज जो है वो सही जवाब है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है ये। दिस इज अबाउट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चूज द आंसर दैट गिव्स द करेक्ट ग्रामेटिकल रिप्लेसमेंट। करेक्ट ग्रामेटिकल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज, जो अंडरलाइन फ्रेज है उसको हमें रिप्लेस करना है इफ देयर इज सम एरर इन दैट पार्ट, एंड वो हमें करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। सो वाइल चेंजिंग, वाइल इम्प्रूविंग, बी अवेयर दैट यू डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल सेंटेंस, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नो सूनर देन। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, व्हेन वी वर डिस्कसिंग को रिलेटिव कंजंक्शंस। जब मैंने आपको को रिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ाए थे, वी टॉक्ड अबाउट, ये हमेशा पेयर में होते हैं ना, नो सूनर देन। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। एक तो मैंने आपको ये बात बताई थी, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो एंटर किया, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग को जो एरर नजर आ रहा है दैट इज व्हेन नहीं यूज करना है आपको। व्हेन नहीं यूज करते हैं, नो सूनर के साथ में हम लोग हमेशा देन यूज करते हैं। तो और देन कौन सा वाला, THAN वाला, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि THEN है ये। वेन भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली एक ही चॉइस है हमारे पास में, ऑप्शन बी। सो देन द लाइट्स वेंट आउट, मतलब जैसे ही वो कमरे में आया लाइट चली गई और सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सो दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू स्पॉट केसेस ऑफ मेल एडजस्टमेंट। वन ऑफ द फंक्शन, जब भी आप यूज करते हैं ना, वन ऑफ द, सम ऑफ द, मैनी ऑफ द, इनके बाद में मैंने बताया था हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर प्लूरल नाउन। तो देखिएगा आप,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट सम और ये सब तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि वन ऑफ द के साथ ही रखना है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्शंस में, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वन ऑफ द फंक्शंस बाय, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ, तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ वाला ऑप्शन हमें लेना है, ठीक है, बाय वाला ऑप्शन नहीं लेना है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो वन ऑफ द फंक्शंस, देखिए यहाँ पे इन्होंने नाउन जो है इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा है, ये हमें करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 91 to 93, ये पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अच्छा, पैसिव फॉर्म पूछा है यहाँ पे, आपको इन्होंने बता दिया है कि पैसिव ही बताना है। ये भी पॉसिबल है दैट they will only give you the sentences, they will not tell you whether you have to change into passive or active, हालांकि यहाँ बता दिया गया है, ये तो ठीक है हमारे लिए। इट मीन्स दीज आर दी सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस, है ना, ये एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंसेज एंड वी हैव टू चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव का पता है आपको, पैसिव सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना, और लास्ट में सब्जेक्ट पे खत्म करते हैं, सब्जेक्ट को हमेशा बाय के साथ लिखा जाता है। न्यूटन रोट दिस लेटर यस्टरडे, ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, मींस ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में ही चेंज करना है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वॉज या वर्क का यूज करते हैं, और साथ में यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आपको याद रखना है बस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट देख लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेटर है, दिस लेटर। कैसे फाइंड आउट करते थे ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था, अपनी वर्ब को लेकर आप पूछ सकते हैं वॉट। अगर इफ यू गेट द आंसर ऑफ द वॉट ऑफ द वर्ड वॉट, इट मीन्स यू हैव एन ऑब्जेक्ट। न्यूटन रोट दिस लेटर, वॉट डिड न्यूटन राइट, क्या लिखा उसने, एक लेटर लिखा, ऑब्जेक्ट है। लेटर से स्टार्ट करेंगे, यस्टरडे नहीं होगा, इन तीनों में लेटर है, लेकिन इज नहीं होगा क्योंकि पास्ट में जाना है। वॉज रिटन, वॉज रोट नहीं होगा बिकॉज वी नीड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो इस तरह से बहुत इजीली वी कैन eliminate the wrong ones, and the left one, the C option would be the right one. This letter was written by Newton yesterday। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, लास्ट में सब्जेक्ट को बाय प्लस करके लिखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज रीडिंग, एक मिनट, सी इज रीडिंग अ नॉवेल। सो क्या पढ़ रही है वो, एक नॉवेल पढ़ रही है, मीन्स ये आपको ऑब्जेक्ट है, नॉवेल के साथ में आपको सेंटेंस को शुरू करना है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो और प्रेजेंट में रखना है, तो हैज बीन हैव बीन वाला सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एलिमिनेट कर दीजिए। पास्ट में नहीं जाते हैं, ये भी हटा दीजिए, ऑप्शन बी और डी हम हटा देंगे। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीइंग आता है। ठीक है, बीइंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर। द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में ही चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, 12 हाउसेस के साथ में आप सेंटेंस को स्टार्ट करिए, चारों ऑप्शंस में दिया गया है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाना है, तो वर्ब नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी को आप हटा सकते हैं। 12 houses have been destroyed by the storm, 12 houses have been stormed, ये तो गलत हो गया, storm थोड़ी ना है वर्ब, वर्ब तो आपकी डिस्ट्रॉयड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 houses have been destroyed by the storm, यहाँ पे हैज लिखा था बिकॉज storm के अकॉर्डिंग था। 12 houses प्लूरल है, सो उसके हिसाब से हैव बीन यूज करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 एंड 95 में ये पूछना चाहते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म को चूज करना है। लेट्स सी विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म। तो इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म की अगर मैं बात करूं,
सबसे पहले तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे सी सेड टू हर टीचर। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जैसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, सो इट वुड बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आप इसे चेंज करेंगे, है ना, ये भी आपको पता होगा। नाउ सी हैज लॉस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, हटा दीजिए। सबसे इजी तरीका होता है लुक फॉर दी रॉन्ग ऑप्शंस, जिनको आप देख के ही पता लगा सके दैट दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो देखा मैंने कि हैज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई हैव लॉस्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए और सी। सी एडमिटेड लूजिंग हर बुक टू टीच टू हर टीचर, ये भी गलत है। ऑप्शन ए बचता है। सी एडमिटेड टू हर टीचर दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमने सीखा है। सी टोल्ड हर टीचर दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक। yesterday becomes the previous day। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई विल कम। अब डेफिनेटली हमें पता है कि हम लोग अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम लोग चेंज कर देते हैं टेंस को, तो यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। अब जहाँ वुड नहीं है उसको आप हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। ऑप्शन डी, ही सेड दैट ही वुड कम अगेन, सिंपल था ये। अब यहाँ पे हमें दिया गया है पी क्यू आर एस वाला क्वेश्चन। बिलो इज अ स्टेटमेंट ऑफ विच सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड अप। कुछ पार्ट्स को जम्बल्ड अप कर दिया गया है, रीअरेंज करना है इन पार्ट्स को विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एस टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस, ताकि हम लोग एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। सो चूज द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, दैट सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, है ना। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। बट नो सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन। कभी भी प्रेपोजिशन के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो आर जो है वो, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट। बाय, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट। ब्यूटीफुल मूवमेंट, मोन्यूमेंट, ये भी फर्स्ट पार्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, क्यू इज द फर्स्ट पार्ट। और क्यू से शुरू होने वाले तीन ऑप्शंस हैं, इसको हटा सकते हैं हम लोग, है ना। ये एलिमिनेट कर सकते हैं। सो द ताजमहल इज अ, ताजमहल इज अ, ताजमहल है एक, क्या है, एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। तो क्यू एस, इतना तो फिक्स है कि क्यू एस होगा। अब आप इन ऑप्शंस में देख लो कि क्यू एस कौन से में है, जो, क्योंकि जहां क्यू एस नहीं होगा उनको आप हटा सकते हैं। तो इसको मैं हटा सकता हूँ, है ना, क्यू एस यहाँ नहीं है। अब क्यू एस दो लोगों में है, आई मीन ऑप्शन सी एंड डी बोथ हैव क्यू एस। सो वंस अगेन हम लोग पढ़ सकते हैं, ताजमहल इज अ मोन्यूमेंट, ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट इन 1631 इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट इन 16 इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल बाय एन एम्परर नेम्ड शाहजहां, ये हो जाएगा, है ना। तो क्यू एस, फिर आर पी हम लोग ले लेंगे। पैसे वही बाय लास्ट में आया हुआ है। क्यू एस आर पी वाला ऑप्शन जो है वो ये सी ऑप्शन है, ये सही जवाब है। ठीक है। सेम क्वेश्चन क्यू आर एस क्यू पी पी क्यू आर एस करना है। चलिए फिर देख लेते हैं। ये स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है ना। दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट पार्ट। पर्सन हु लुक्स आफ्टर, ये भी बिगिनिंग नहीं लग रही मुझे। जो फर्स्ट पार्ट हो सकता है वो आपका एस हो सकता है, द डॉक्टर इज। डॉक्टर कौन होता है भैया?
एक ऐसा पर्सन होता है हु लुक्स आफ्टर। सो एस क्यू तो फिक्स है। अब एस क्यू जहां दिख रहा है स्टार्टिंग में, और कहाँ कहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, हो गया आंसर। तो आपको पूरा का पूरा, यू डोंट हैव टू सॉल्व द होल मिस्ट्री एक्चुअली, जस्ट फाइंड आउट वन फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो अगर बाकी ऑप्शंस में सेकंड फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वो सेम नहीं है तो एलिमिनेट ऑल ऑफ देम, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 टू 100 में दे हैव गिवन अ पैसेज जिसको हमें पढ़ना है, एंड वी हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, आई मीन दैट पैसेज। अमंग द चीफ सोर्स ऑफ एजुकेशन अवेलेबल टू टैगोर, टैगोर को जो एजुकेशन के सोर्स अवेलेबल थे उनमें से चीफ कौन से थे? क्वाइट गार्डन एट जॉइनिंग हिज फैमिली हाउस, एक गार्डन था जो कि उसके घर के पास में था। हेयर ही यूज टू स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, अपना काफी टाइम यहाँ पे वो स्पेंड करते थे एब्जॉर्बिंग द पीस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करते थे वहाँ की पीस को, वहाँ की नेचर की जो ब्यूटी थी उस गार्डन में। इट वॉज थ्रू दिस अर्ली कॉन्टेक्ट विद नेचर that he acquired the serenity of mood that distinguished him all his life। मतलब ये जो गार्डन था जहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करते थे, यहीं से उनके अंदर ये चीज आई। क्या उन्होंने यहाँ पे अचीव किया? सेरेनिटी ऑफ मूड, जिसने उनको बाकी लोगों से अलग बनाया थ्रू आउट हिज लाइफ। इट वॉज इन दिस गार्डन दैट ही केम टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी, इसी गार्डन में ही उन्हें ये समझ में आया था प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी का। क्या प्रिंसिपल था? दैट वॉज एट वर्क थ्रू आउट द यूनिवर्स, जो कि जिस पे पूरा यूनिवर्स बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। एट द सेम टाइम ही फॉर्म द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, और उनकी अंदर एक आदत डेवलप हुई ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, वो यहीं पे हुई थी। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आंसर करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है वैसे तो। हाउ डिड टैगोर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन द गार्डन एट जॉइनिंग हिज फैमिली हाउस, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे वो? रीडिंग लिटरेरी बुक्स नहीं नहीं पढ़ते थे, बुक्स तो नहीं पढ़ते थे, प्लकिंग फ्लावर्स नहीं करते थे, स्लीपिंग नेचुरल एयर वो भी नहीं करते थे, एंजॉइंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी, ऑप्शन सी, एंजॉइंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी, एब्जॉर्बिंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी। ठीक है, उसमें लिखा था एब्जॉर्बिंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है एंजॉइंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्डन नियर टैगोर्स हाउस सर्व हिम, मतलब किस तरह से उनके काम का था वो गार्डन, कैसे गार्डन से उन्होंने मतलब कुछ सीखा, या किस तरह से द गार्डन वॉज हेल्पफुल टू टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात आई थिंक कर रहे होंगे ये लोग। एज अ मीन्स ऑफ पीस, एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, एज अ मीन्स ऑफ, एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ गुड गुड पासिंग टाइम टू रिलैक्स इन अ नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे 1 एंड 2 तो दिया नहीं है, अगर एक साथ दो ऑप्शन चूज करने होते तो हम लोग एज अ मीन्स ऑफ पीस और एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन कर सकते थे, बट दे हैव ओनली गिवन, दे हैव आस्क्ड अस टू चूज वन ऑप्शन। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हटा दो, गुड पासिंग टाइम हटा दो। अब यहाँ पे मीन्स ऑफ एजुकेशन को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि उनके लिए एक्चुअल में एजुकेशन का वो सोर्स था, है ना, वहाँ पे उन्होंने सीखा था द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी। ठीक है, नेचुरल पीस, और जो नेचर है उससे वो चीज़ें सीख रहे थे वहाँ पे। सो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही जवाब मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय स्पेंडिंग इज टाइम इन द गार्डन द टैगोर डेवलप द हैबिट ऑफ, क्या हैबिट डेवलप हुई उनके अंदर? और टेकिंग लाइफ इजीली, राइटिंग, मेडिटेशन, ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली, ही डेवलप द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि CSL एग्जाम से हैं। तो देखा आपने, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया गया है जो कि हमने नहीं पढ़ा है, जिसको हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट वी प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चंस, बट वी प्रैक्टिस द सेम कॉन्सेप्ट्स, है ना। सो बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं। वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। एक और PDF है मेरे पास में, है ना,